नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं उपन्यास झूठा सच। इसमें हमने इससे पहले भी बहुत कुछ भाग देखे हैं। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि जो मातुर साहब है उसकी बहन और उसकी पत्नी जो है तारा को बच्चे के नामकरण के लिए बुलाने आई थी और उस पर ये ऐसी स्त्रियाँ ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, ये मध्य वर्ग की होकर भी उच्च घर की स्त्रियों के जैसे क्यों व्यवहार करती है। यह नरोत्तम तारा और जो रावत है, इनकी मातुर है, इनके बीच में चर्चा चल रही थी। यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे आप जैसे कि और एक बात बता दूं, आज से जो है वहाँ यूजीसी नेट जेआरएफ के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, तो आप आवेदन कर सकते हो। बसंत पंचमी के दिन तारा सीता के साथ प्रातः 8 बजे मेहता के यहाँ गई। यानी बसंत पंचमी के दिन ही उस बच्चे का नामकरण था, तो वह सीता को लेकर वहाँ पर गई। 30-40 स्त्री पुरुषों का जमाव था। दफ्तर के 5-6 क्लर्क भी थे, कई बुजुर्ग भी उपस्थित थे, परंतु तारा को ही सबसे अधिक आदर सम्मान दिया जा रहा था। यानी वहाँ माथुर जो था उस दफ्तर का ही, मेहता जो था वो दफ्तर का ही व्यक्ति था, दफ्तर में ही काम करता था। तो वहाँ दफ्तर के अन्य भी क्लर्क लोग या लिपिक लोग या अन्य बड़े बुजुर्ग थे, और उसमें से तारा भी थी। और उन सभी में से जो आदर सम्मान है वह तारा को दिया जा रहा था। तारा को संकोच अनुभव हो रहा था। वह स्त्रियों में बैठ गई और ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे दूसरों से भिन्न न हो। यानी तारा जो है वह सभी उसका आदर सम्मान कर रही। फिर वह जो स्त्रियाँ थी उन स्त्रियों के बीच जाकर बैठी और उन स्त्रियों के जैसे ही व्यवहार करने लगी, चाहे उन सभी स्त्रियों से अलग व्यवहार न हो। इसलिए वैदिक रीति से नामकरण संस्कार की तैयारी थी। वेद मंत्रों से हवन कुंड की पवित्र अग्नि में सुगंधित सामग्री की आहुति दी गई। यानी जो वेद मंत्रों जो ब्राह्मण जो है वह वेद मंत्रों के उच्चारण द्वारा नाम रख रहे थे उस बेटे का, तो उसी प्रकार वह आहुति दी जा रही थी। हवन पूर्ण हो जाने पर खुशीराम मेहता ने तारा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हमारी माता जी की विनती है कि आप ही बच्ची को नाम दे। यानी वह रुखीराम मेहता जो है उसने हाथ जोड़कर तारा से विनती की कि हमारी माता जी की इच्छा है कि आप ही बच्ची को नाम दे, बेटी का नाम दे। इतने आदर और बड़पन के बोझ से तारा को पसीना आ गया। निभाने के लिए उसने कहा, माता जी के मुख से आशीर्वाद रूप जो नाम निकले वही सबसे शुभ होगा। यानी वह सभी का आदर रखने के बाद वह तारा कहती कि माता जी के मुख से जो आशीर्वाद रूप में नाम निकलेगा वही उस बच्ची का नाम होगा। माता जी आप कोई भी नाम बोल दीजिए। यानी तारा कहती उस माता जी को, मेहता के, कि माता जी आप कोई भी नाम बता दीजिए। संस्कार के पुरोहित पंडित जी ने तारा को संबोधन किया, देवी जी, बच्ची की दादी और पिता माता की इच्छा है कि आप अनुमति दें। यानी वह जो पुरोहित यानी जो ब्राह्मण है, महाराज है, वह कहते हैं कि तारा को, देवी जी, उसकी दादी की और माता पिता की इच्छा है कि आप भी कुछ नाम दें, तो बच्ची का नाम आपके ही नाम पर रखा जाए। यानी बच्ची का नाम जो है आपके नाम पर ही रखा जाए। वह आपकी तरह योग्य शीलवती और सफल हो सके। यानी वो तारा की तरह सफल और सर्वगुण संपन्न हो सके। ठीक है, सत्य है। बहुत से स्त्री पुरुषों ने अनुमोदन किया। यानी वो कहती कि बहुत से पुरोहित की बात का अनुमोदन किया। तारा की गर्दन झुक गई। मस्तिष्क में ऐसी झंझनाहट हुई कि पीतल का कोई भारी बर्तन फर्श पर पटक दिया हो। यानी तारा ने गर्दन झुकाई और मस्तिष्क पर को इतना जोर पड़ा कि मान लो कोई पीतल का बर्तन जो है वह फर्श पर गिर गया और बड़ी सी आवाज़ हो गई। मन में कहा नहीं सोचा मैंने, भोगा भोगा है कि कोई न भोगे। तारा ने अपने आप को संभाला, कंठ रूंध कर बोले। यानी तारा कहती है कि मैंने किसी से कहा नहीं, लेकिन खुद ने क्या भोगा है वह खुद को पता है। तारा को ऐसा वह सोचकर वह अपने आप को संभालने लगती है। कारण मुख से केवल इतना कह सकी, सुखी हो उनका कल्याण हो। यानी वह कहती है कि सुखी हो उनका कल्याण हो। पंडित जी ने वेद मंत्र पढ़कर बच्ची का नाम तारा रख दिया और आशीर्वाद दिया। जिस योग्य विद्वान सौम्य साहसी देवी के आशीर्वाद से पुत्री का तारा नाम रखा गया है। यानी वह तारा का नाम ही उस बच्ची को नाम रखा गया। और तारा ने कहा कि शुभ हो, आशीर्वाद दिया और कल्याण हो, ऐसा दिया। और फिर पुरोहित ने जो भी मंत्र है, जो भी उसकी
जो भी उसकी परंपरा है उसके अनुसार उसका नाम रख दिया तारा। यह पुत्री उसी के सम्मान गुणवती ऐश्वती होकर अपने जीवन में ध्रुव तारे के समान उज्जवल बनी रहे। यानी वह तारा जैसी सफल हो गई है वैसी उसी प्रकार वह बच्ची भी सफल हो, ऐसी उसकी भविष्य की कामना की। धन्य हो तथास्तु। बहुत से लोगों ने पुरोहित का समर्थन किया, यानी बहुत से लोग तथास्तु तथास्तु धन्य हुआ ऐसे कहते हुए वो नाम को परवानगी दी। सभी ने पुरोहित का जो ब्राह्मण है उसका समर्थन किया। गुड्डी को आशीर्वाद पाने के लिए तारा की गोद में दे दिया गया, यानी जो आशीर्वाद पाने के लिए उसने तारा की गोद में मेहता ने बच्ची को दिया। तारा ने उमड़ आए आंसू रोके रहने के लिए नीचे का ओठ दांतों से काट कर गुड्डी को सीने में लगा दी, यानी वह तारा की जो है आंखें भर आई थी और वह आंखों के आंसू रोकने के लिए वह ओठ दांतों से ओठ काटती है और गुड्डी को सीने से लगाती है। संसार पूर्ण हो जाने पर मेहता सबसे पहले तारा के लिए लड्डू लाया और फिर अतिथियों को लड्डुओं की थैलियाँ बांटने लगा। यानी जो मेहता जो है नामकरण हो जाने के बाद सबसे पहले वो तारा को लड्डू या कोई मिठाई देता है और फिर उसके बाद जो अन्य अतिथि है उनके लिए लड्डू बांटते लगता है। पुरोहित ने मंगल कार्य का आर्य समाजी भजन आरंभ कर दिया, यानी जो आर्य समाज में जो पुरोहित का जो मंगल कार्य का अच्छे कार्य का भजन होता है वो आरंभ किया। आज सब मिल गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद, सब स्त्री पुरुष भजन में साथ देने लगे। यानी वह कहते हैं कि आज उस परमेश्वर के धन्यवाद में परमेश्वर का आभार व्यक्त करने के लिए आप भजन गाओ और सब स्त्री पुरुष जो है वहाँ जमे भजन गाने लगे। तारा गर्दन झुकाई थी, उसकी स्मृति में 5 वर्ष पहले का एक ऐसा ही दिन कौंध गया। यानी तारा जो है गर्दन झुकाई थी उसके मन में एक स्मृति या 5 वर्ष पूर्व की यादें ताज़ा हुई। उसकी सहेली सुरेंद्र के भांजे का नामकरण सिख पंथ की रीति से हुआ, यानी उसकी सहेली थी सुरेंद्र के बच्चे का नामकरण सिख संप्रदाय के अनुसार हुआ था। पुरोहित ने हवन नहीं, ग्रंथी ने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया था, यानी वह सिख समाज के थे तो उन्होंने किसी पुरोहित ने हवन नहीं किया था तो वह सिख धर्म के अनुसार उनका जो गुरु ग्रंथ साहिब है वह उसका पाठ किया था। उस दिन भी अश्वस लड़के का नाम तारा सिंह ही रखा गया था, यानी उस समय भी उस लड़के का नाम जो है तारा सिंह तारा के नाम पर ही रखा गया था। असद ने उसकी ओर झुककर कह दिया था तुम्हारा भाई हो गया, यानी वो असद जो था उसने तारा की ओर देखकर कहा था कि तुम्हारा भाई तारा सिंह हो गया। तारा के लिए समाज में बैठे रहना कठिन हो गया। भजन समाप्त होते ही उसने 5 रुपए का नोट शकुन के लिए गुट्टी की छोटी सी मुट्ठी में दबाकर लौटने की आज्ञा चाहिए। यानी वहाँ पर तारा को बैठना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो वह भजन समाप्त होने के बाद उसने शगुन के तौर पर या भेंट के तौर पर उस गुड्डी के छोटी सी मुट्ठी में 5 रुपए का नोट दिया और जाने की आज्ञा चाहिए। औपचारिक भजनों के बाद लड़कियों का विचार ढोलकी पर टप्पे बोलियाँ गाने का था, यानी वहाँ पर जमे जो लड़कियाँ थी उनका विचार ऐसा था कि भजन हो जाने के बाद जो वह ढोलकी बजाकर कुछ वह नया लोकगीत गाने की उनकी आशा थी। सीता गाने के लिए ठहर जाना चाहती थी, यानी सीता जो है वो गाना गाने के लिए ठहर जाना चाहती थी। मेहता तारा को घर तक छोड़ आने के लिए चलने लगा, यानी मेहता जो है तारा को घर तक छोड़ आने के लिए तैयार होने लगा था। तारा ने उसे मना कर दिया, वह अकेली मकान पर लौट गई, यानी वह तारा ने मेहता को कहा कि मैं अकेली जाऊँगी और वह घर पर लौट गई। तारा घर आकर अपने कमरे में लेट गई। 5 बरस पहले के नामकरण की याद बार बार मन में आ रही थी। तारा जो है वह घर आई और घर आने के बाद वह कमरे में जाकर लेट गई और वो 5 बरस पहले जो नामकरण हुआ था वह नामकरण उसके मन में बार बार याद आ रहा था। उस दिन प्रसाद के रूप में थैली में लड्डू नहीं, हाथों की अंजलियों में हलवा दिया गया था, यानी उस समय में जो 5 बरस पहले थैलियों में लड्डू नहीं दिए थे तो वह हाथ की जो अंजलि होती है उस अंजलियों में हलवा दिया गया था। हाथ घी से सन थे, जानती थी पवित्र प्रसाद को कागज या बर्तन में लेना उचित नहीं था।
अरे हाथ जो थे वह, क्योंकि वह सिख धर्म का 5 वर्ष पहले का सिख लोगों के बच्चे का नामकरण था। आज भी आप गुरुद्वारे में जाइए तो वहाँ प्रसाद आपको हलवा ही मिलता है, वह ही घी में बनाया हुआ हलवा मिलता है, और उसका जो घी है आप भी हाथों की अंजलियों में ही वही प्रसाद दिया जाता है, क्योंकि हमारे नांदेड़ में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और कभी जाता हूँ तो वह प्रसाद मिलता है। हाथ घी से सन गए थे, यानी आज भी वह गुरुद्वारे में घी से हाथ सन जाते हैं। जानती थी पवित्र प्रसाद को कागज या बर्तन, यानी पवित्र जो प्रसाद होता है उसको कागज या बर्तन में नहीं लेना चाहिए, उसको हाथ में लेना चाहिए। असद जेब में रुमाल न होने से बहुत जेब गया था। ग्वाल मंडी से दोनों बात करते करते साथ साथ उसके घर को गली तक गए थे। उसी दिन दोनों में पहली बार लंबी बातचीत हुई थी। यानी तारा और असद जो था वह तारा जो थी असद से प्रेम करती थी, और पूर्व वह नामकरण जाने के लिए वहाँ जाते समय बात हुई थी, तो वही सबसे लंबी बातचीत असद और तारा के बीच में हुई थी। तारा को वह बातें याद आ रही है। वह बात कितनी बढ़ गई, कितनी दूर तक सोच लिया था, कितना साहस बांध लिया था। यानी वो बातें करते करते उन्होंने कितनी वह बात बढ़ गई थी, कितने मन में इस विचार किए थे, कितना साहस बांध लिया था। मेरी गलती ही थी, पर उसने ही तो सहसा बंधाया था। समय पर साथ नहीं दिया उसके अपने कारण थे, स्वार्थी तो नहीं था। यानी असद जो था स्वार्थी नहीं था, वह तारा का भी कुछ कारण था, इसलिए तारा ने भी शादी की। असद ने तो धोखा नहीं दिया और उसके भी कुछ कारण थे, लेकिन असद जो था वह स्वार्थी नहीं था। अंत में तो फिर भी उसने कहा था, हाँ, जब मैं मिट्टी में मिला दी जा चुकी थी, यदि वह कल्पना पूरी हो गई होती, मैं इस समय कहाँ होती, कैसी होती, क्या वह सही होता तो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ था। यानी वह घर में जलकर मर गई होती तो जो भी होता था अच्छा ही होता था, ऐसी तारा सोचती थी। क्या सचमुच मेरे भाग्य का लेखा पहले से इस प्रकार निश्चित तैयार है था? यानी तारा सोच रही कि क्या जो भी मेरे अब भाग्य में हो रहा है, क्या वह सब कुछ पहले जो लिखा हुआ है, या ऐसा ले तारा के मन में प्रश्न उपस्थित हो रहा है। मेरे भाग्य के कारण देश का बंटवारा हुआ या देश के भाग्य के कारण मेरी दुर्गति हुई। तारा को जब भी असद की याद आ जाती थी, इस प्रकार की कल्पनाओं में डूब जाती थी, अपने आप को समझाती उन बीती बातों से मतलब, मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, क्यों मान लूँ कि मिट्टी में मिला दी गई हूँ। यानी तारा सोचती है कि वह क्या मेरे कारण देश का बंटवारा हुआ है, या देश के बंटवारे के कारण मेरी यहाँ दुर्गति हुई है, ऐसी वो सोचती है। यानी कि देश का बंटवारा हुआ और उसका जो आसित प्रेमी था, वह आसित प्रेमी पाकिस्तान चला गया है, और वह कल्पना में डूब जाती। जब भी उसको पुरानी बातें याद आती थी तो असद की याद आती थी, और उस कल्पनाओं में, उस यादों में वह खुद को डुबा देती थी, डूब जाती थी और अपने आप को समझाती थी। फिर वह उस यादें आ जाती थी और यादों में खोकर फिर वो यादों से उभरने के लिए फिर अपने आप को खुद को समझाती थी कि उन बीती बातों से सोचकर क्या मतलब है, मैं जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ, क्यों मान लूँ कि मिट्टी में यानी क्यों मान लूँ कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया है। तारा को ऊँह आ गई थी। सीता ने उसे पुकार कर उठाया। पूरन देई ने लाड़ से कहा, हाय, खाना भी भूल गई, आओ लड़कियों, मैं परस परस दूँ। यानी वह तारा ऊँग रही थी, यानी उसको नींद आ रही थी, तभी सीता ने आवाज़ लगाई, पुकार लगाया, और फिर पूरनदेवी जो सीता की माँ है उसने कहा कि आओ मैं खाना लगा दूँ, तुम तो भोजन करना ही भूल गई हो। तारा खाना खाने बैठी तो सीता बताने लगी, बहन जी, आप आ गई, बाद में भी सभी आप ही की बातें कर रही थी। यानी वो सीता पीछे ही रुकी थी, तो वह खाना खाते समय कह रही है तारा से कि बहन जी, आप तुरंत चली आई, आप आने के बाद ही वहाँ के लोग आपकी ही चर्चा कर रहे थे। कह रही थी, हाय कितनी सोहिनी सुंदर है, भोला भोला चेहरा, 20-22 की लड़की सी लगती है, पर कितनी बड़ी अफसर है, कैसी गंभीर ठहरी हुई है, ढंग कैसे दाना लोगों जैसे, बड़ी बड़ी बूढ़ियों जैसे है। यानी वहाँ के लोग उसकी चर्चा कर रहे थे, उसकी स्वभाव की, रहन सहन की, स्वभाव कितना भोला है, उसका चेहरा कितना भोला है, और कितनी छोटी सी उम्र में 20-22 बरस की उम्र में कितने बड़े पद पर अफसर बन गई है। और वह
जवान है फिर भी वह बूढ़ियों जैसे रहन सहन, यानी एकदम उसका नेचुरली स्वभाव है। और वह उसकी चर्चा वहाँ के लोग कह रहे थे, ऐसे सीता वह तारा को बता रही है। अच्छा रहने दे, मैं बूढ़ी नहीं तो और क्या हूँ, तारा ने टोक दिया। यानी तारा टोक देती है सीता से और कहती है कि रहने दे, मैं बूढ़ी नहीं तो और क्या हूँ। सिर स्वाहा उन्होंने उन्ना दे, उनके सिरों में धूल उड़ी, धूल बूढ़ी ने खुद होगी, उनकी बेटी या बहू ये बूढ़ी होगी तो कहाँ बूढ़ी है। पूरन देवी विरोध में बोली, यानी पूरन देवी विरोध करते हुए बोलती है कि जो तुझको बूढ़ी समान समझते हैं, उनकी बहू बेटी या बूढ़ी हो, वह बूढ़ी हो तो क्यों बूढ़ी होगी, ऐसे वह कहती है, विरोध करती है। डिप्टी सेक्रेटरी बांद्रा साहब ने तारा को फ़ोन पर कहा, फ्लाइंग के लिए तुमने जो दूसरी रिपोर्ट दी है उसमें भी वह लोग बहुत सा ब्यौरा मांग रहे हैं। यानी वह जो बांद्रा साहब है सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, वह तारा को फ़ोन कर कर कहते हैं कि तुमने जो फ्लाइंग के लिए फाइल बनाई है, रिपोर्ट दी है, उसमें और भी कुछ ब्यौरा वह लोग मांग रहे हैं। उन्होंने और भी बहुत से सवाल पूछ डाले हैं, उनका प्रश्न पत्र भेज रहा हूँ। यानी वह कहते हैं कि तारा ने जो भी उसने प्रश्न किए हैं वह प्रश्न पत्र भेज रहा हूँ। मेरा ख्याल है तुम इस प्रश्न पत्र के उत्तर तैयार करके उनके दफ्तर में स्वयं ही चली जाओ। यानी वो बांद्रा साहब कहते कि जो भी प्रश्न है उनके उत्तर तैयार करके तुम उसके स्वयं दफ्तर में चली जाओ। डॉक्टर नाथ से मैं यही कह देता हूँ, ठीक है न। यानी डॉक्टर नाथ से मैं कहता हूँ कि ठीक है न। तारा ने 3 दिन तक नई रिपोर्ट और नए ब्यौरे तैयार किए और फ्लाइंग कमीशन के औद्योगिक विभाग के आर्थिक परामर्शदाता डॉक्टर नाथ के सामने पूरी व्याख्या कर सकने के लिए निश्चित समय पर 3 बजे चपरासी से फाइलें उठाए मानसिंह रोड पर फ्लाइंग के नए दफ्तर में चली गई। यानी वह तारा जो है वह 3 दिन पूरा वह जो ब्यौरा है करने के बाद वह फ्लाइंग कमीशन औद्योगिक विभाग जो था उसमें परामर्शदाता डॉक्टर नाथ जो थे उनके पास पूरी व्याख्या या समझाने के लिए जो भी ब्यौरा है, जो भी सबूत है, वह सब कुछ लेकर वहाँ ठीक निश्चित समय पर चली गई। डॉक्टर पी नाथ का चपरासी सेवा में चपरासी लिए चली आती महिला को देखकर बेंच से उठकर खड़ा हो गया। यानी डॉक्टर नाथ जो था उसका एक चपरासी है और वह आती स्त्री यानी तारा आ रही थी उसको देखकर वह खड़ा हो गया था। नाम लिखने के लिए पर्ची सामने कर दी। तारा ने लिख दिया, तारापुरी, अंडर सेक्रेटरी फॉर स्मॉल स्केल इंस्टीट्यूट यूमेंस सेक्शन। यानी जो भी उसका पद है उसने लिख दिया। चपरासी ने भीतर से तुरंत लौटकर तारा के लिए दरवाजे का पर्दा उठा दिया। यानी चपरासी भीतर गया और फिर तारा के लिए दरवाज़ा खोला, पर्दा उठाया। डॉक्टर नाथ नंबर के आरंभ की सुहावनी उष्णता के हल्के पंखे के नीचे बड़ी मेज पर कोहनी टेक अपने दाहिने बैठो दो स्टेनो को लिखवाना नोट ध्यान से सुन रहे थे। यानी जो जो स्टेनोग्राफर है वह लिख रहे थे और वहाँ पर बैठे थे। तारा की ओर देखे बिना ही उन्होंने अंग्रेजी में कह दिया, कृपया 1 मिनट प्रतीक्षा कीजिए, बैठिए। स्टेनो नोट पढ़ता रहा। यानी वो कहते हैं कि तारा को बिना देखे वो अंग्रेजी में बोले कि कुछ समय आप प्रतीक्षा करिए, बैठी रहिए। और वह जो स्टेनोग्राफर है वह नोट्स पढ़ रहा है और वह नाथ साहब सुन रहे हैं। तारा ने कुर्सी पर बैठकर डॉक्टर नाथ की ओर देखा, उसकी पलकें विस्मय से खुल रह गई। यानी तारा ने उसकी तरफ देखा और विस्मय से, और देखने के बाद उसकी जो पलकें वह विस्मय से खुल गई। प्रोफेसर डॉक्टर प्राणनाथ कनफटी पर और कान के नीचे बचपन में गर्म पानी में जले पाने के अमिट हल्के चिन्ह तारा को अपने हृदय की धड़कन सुनाई देने लगी। यानी वह उसके बचपन के जो कान के नीचे या गर्दन पर गर्म पानी से जले हुए जो दाग थे, निशान थे, वह उसको दिखाई दिया और तारा जो है वह धड़कनें सुनाई देने लगी। यानी वह प्राणनाथ को तारा जो है पहले से जानती थी। हाथ होठों पर चला गया, फिर कुर्सी पर संभली आंचल संभाला, फिर वह हाथ जो है होठों पर चला गया और वह कुर्सी पर खुद को संभाल कर बैठ गई। नोट पढ़ लिया जाने पर प्रोफेसर ने उस पर दस्तखत कर दिए और तारा की ओर घुमा। यानी वह स्टेनोग्राफर में नोट सुनाया पढ़कर और फिर वह सही है बोलकर प्राणनाथ प्रोफेसर ने वहाँ पर सिग्नेचर किया और फिर वह तारा की ओर घूमे। आतंकुत को देखकर प्रोफेसर की पलकें कुछ और खुल गई। यानी वह तारा को देखकर भी वह भी अचंभित हो जाता है।
पल भर को स्तब्ध रह गया। मेज पर पड़ी कुर्सी पर नज़र डाली, चेहरे पर एक दमक सी आ गई। यानी वो तारा को देखकर चौंक गया और उसके चेहरे के भाव बदल गए और चेहरे पर एक नई चमक आ गई। बोलने के लिए गहरी सांस खींची पर बोल न सका। यानी वो तारा को बोलने के लिए उसने सांस खींची, लेकिन कुछ बोल न सका। फिर तारा के चेहरे पर दृष्टि टिकाए आगे झुककर अंग्रेजी में निश्चय के स्वर में बोला, तुम तारा हो? यानी वो तारा की चेहरे पर दृष्टि एकटक देखते हुए नीचे आगे झुककर बोलते हैं कि अंग्रेजी में, क्या तुम तारा हो? उसने फिर मेज पर पड़े पुर्जे की ओर देखा, तारापुरी। यानी फिर वह कागज़ पर देखा कि तारापुरी नाम है। अपना नाम तुमने स्वयं लिखा है। मैं स्वप्न अवस्था में नहीं हूँ, तारा को पहचानने में भूल नहीं कर सकता। यानी वह कहता है कि मैं तारा को पहचानने में भूल नहीं कर सकता, तुमने अपना नाम खुद लिखा है। प्रोफेसर डॉक्टर प्राणनाथ को देखकर गत 5 वर्ष की स्मृतियाँ तारा के मस्तिष्क में आंधी की तरह उमड़ गई। यानी वह प्रोफेसर प्राणनाथ को देखने के बाद फिर तारा के मन में 5 वर्ष पूर्व की जो स्मृतियाँ हैं, यादें हैं, वह आने लगी। उसने मन के आवेग को वश में कर लेने के लिए गर्दन झुका लिया। तारा ने जो भी वह मन में आवेग आ रहे थे, यादें आ रही थी, उसको वश में किया और गर्दन झुका ली। डॉक्टर नाथ ने मेज पर झुककर अपना हाथ तारा की ओर बढ़ा लिया। तुम मुझे नहीं पहचानती? यानी वह तारा की ओर प्राणनाथ तारा की ओर हाथ बढ़ाते और कहते कि तुम मुझे नहीं पहचानती। प्रोफेसर नाथ के अनुमान के समर्थन में तारा ने अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ा लिया और फिर बिल्कुल दृढ़ बन जाने के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जड़कर निश्चल हो गई। यानी फिर तारा ने भी हाथ बढ़ाया और फिर हाथ जल्दी से पीछे खींचकर वह दोनों हाथ को जोड़ने लगी। नाथ का मन उबल पड़ा था। वह तारा के चेहरे पर दृष्टि लगाए कुछ और आगे बढ़कर बोलता गया। यानी वह नाथ जो है वह तारा के चेहरे पर एकटक देखकर बोलता गया। वह क्या बेहुदा अफवाही थी, पर सोए मास्टर जी ने मुझसे कहा, बहुत रो रहे थे, प्लेटीज में आए थे तो बहुत परेशान थे, बताया था तुम ससुराल में ऊपर की मंजिल में थी, बच नहीं सकी, यह क्या बकवास थी? यानी वह तारा को कह रहे कि तुम्हारे पिताजी मिले थे और उन्होंने कहा कि ससुराल में वह ऊपर की मंजिल में थी और आग लग गई थी और तुम वहाँ पर मर गई, तुम्हारा देहांत हो गया, तुम्हारा निधन हो गया है, अब तुम इस जग में नहीं रही, ऐसा बताया था। और तुम्हारे पिताजी रो भी रहे थे। क्या यह सब कुछ बकवास हुई? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने जो कहा, क्या यह सब कुछ बकवास थी? प्राणनाथ कह रहे हैं। नाथ के चुप होते ही साथ के कमरे से टाइपराइटर की पट बहुत जोर से सुनाई देने लगी। नाथ का बोलना बंद हो गया और फिर बाजू के कमरे से जो टाइपराइटर है वह टाइप कर रहा था और उसके वह मशीन की आवाज़ आ रही थी। तारा के मस्तिष्क के भाड़ में स्मृतियाँ चटक रही थी। यानी जो पुरानी जितनी भी यादें वह झटझट आ रही थी। तारा के मन के सब दुख और स्मृतियाँ वह जाने के लिए उमड़ पड़े थे। यानी सब कुछ जो स्मृतियाँ है वह उभर कर आई थी। वह फूट कर रो देना चाहती थी। प्रोफेसर क्या नहीं जानता था, कॉलेज में दाखिला होते समय आर्थिक कठिनाई का उपाय उसी का सहायता से हुआ था। यानी वह प्रोफेसर जो थे प्राणनाथ, वह सब कुछ तारा के बारे में जानते थे। घर की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, और जो एडमिशन करते समय जो भी वो आर्थिक कठिनाई थी, उसके लिए सहायता प्राणनाथ ने भी की थी। जिस रहस्य के कारण आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भाई के सामने सिर तोड़ लेना पड़ा था, यानी जिस आत्मरक्षा के लिए तारा को भाई के सामने सिर तोड़ लेना पड़ा था, आत्महत्या का यत्न किया था, उस बात में भी प्रोफेसर की सहानुभूति तारा के प्रति थी। यानी वह तारा ने भी आत्महत्या का विचार किया था और फिर उस सभी वह झंझटों से बाहर निकलने के लिए प्रोफेसर प्राणनाथ ने तारा से सहानुभूति की आदर किया था और मदद की थी। जब वह रहस्य लज्जा का कारण बन गया, तब भी प्रोफेसर ने उसके रहस्य की रक्षा की थी, परंतु अपने आप को संभाले रखना अनिवार्य था। यानी वो सब कुछ उसको यादें आ रही है, लेकिन उस यादों में अब इस वर्तमान में जहाँ पर बैठी है उस पर वह खुद को संभालना अनिवार्य एवं आवश्यक था तारा के लिए। इतने बड़े आदमी के सामने रोना, अब वह लड़की नहीं
महिला और अफसर थी। यानी वह कहती है कि सोच रही है कि इतने बड़े अफसर के सामने अब रोना ठीक नहीं है। अब वह लड़की नहीं थी, वह पहले की तारा नहीं थी, अब वो एक महिला और महिला अफसर थी। तारा के मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था। वह दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जगड़े, दांत दबाए निश्चल बनी हुई थी। यानी वह उसको चक्कर आ रही थी और वो खुद को संभालने का प्रयत्न कर रही थी। साथ के कमरे से टाइपराइटर की पट-पट बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही थी। यानी जो बाजू का जो कमरा था उसमें से जो टाइपराइटर था वह टाइप कर रहा था और उस टाइप की मशीन की आवाज़ जो है बहुत ज़ोर से आ रही थी। प्रोफेसर मेज पर कोहनी टिकाए तारा की ओर झुककर शीशे के पेपर वेट को लट्टू की तरह घुमाते हुए याद कर के कहता गया, मास्टर जी सोनवा चले गए थे, लेकिन मैं अगस्त के अंत तक लाहौर में ही रहा। यानी जो जो साहब है, जो कांच का जो होता है पेपर पर ऐसे पेपर रखने का कांच का गोला होता है, तो उसको वो घुमाते हुए बता रहे हैं तारा की तरफ देखकर, मास्टर जी यानी तुम्हारे जो पिताजी वो सोनवा की तरफ गए थे और मैं अगस्त के अंत तक लाहौर में था। कैसा धोस, कैसा हाहाकार। होटल से बाहर निकलने में डर था कि पहचान कर होटल का मुसलमान बैरा ही न छुरा मार दे। यानी वह कहते हैं कि प्राणनाथ, मैं होटल में रुका था और होटल से बाहर निकलने का ही डर था। जो वहाँ कितना धोस था, कितना हिंसा थी, कितना हाहाकार था और होटल में था भी डर था। होटल का जो मालिक था वह मुसलमान था, कहीं वो होटल का मालिक ही छुरा न मार दे, यह भी डर था। होटल में प्राय यूरोपियन ही थे, इसलिए भय नहीं था। यानी होटल में यूरोपियन थे इसलिए भय नहीं था। बैठे बैठे ख्याल आता था, हम तो हिंदू मुसलमानों की दो कौमों में होने की बात पर विश्वास ही नहीं कर सकते थे, लेकिन यह सामने प्रत्यक्ष क्या है। यानी वह हिंदू मुसलमान अलग हुए हैं और जो भी उनके बीच हो रहा था उस पर वह विश्वास ही नहीं करते, लेकिन जो हुआ है वह क्या है ऐसा भी वह सोचते हैं, बताते हैं। सब कुछ हमारे विश्वास पर भी निर्भर कर सकता है, ऐसा वे कहते हैं। यदि पाकिस्तान बनने वाले हमें शत्रु समझते हैं तो हम उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ बांध कर नहीं रख सकते। यानी प्राणनाथ कहते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है वह लोग यानी मुसलमान लोग हमें हिंदुओं को शत्रु या दुश्मन समझते हैं, तो हमें उनको खामखा एक बांध कर रख नहीं सकते, यानी एक भाईचारे में बांध कर नहीं रख सकते। हम, मेरा अभिप्राय है, सामूहिक सामाजिक रूप से जिनसे छू जाना असहाय समझते हैं रहे हो, आज उन्हें अपना अंग बताकर बहलाने का यत्न करना धोखा नहीं है। यानी जिनको हम पहले अपना समझकर सहानुभूति प्रकट करते थे, बात करते थे, आज भी उसको अपना कहना कोई गलत बात नहीं है, ऐसा वे बताते हैं। हमने चाहे जिस कारण ऐसा व्यवहार किया हो उसकी कीमत देनी होगी। हिंदू मुसलमान के हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का बीज सरकारी नौकरियों को हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक अनुपात से बांटने दिया या उसके चुनाव क्षेत्र अलग अलग बना देने से नहीं बोया गया था, बल्कि मुसलमानों को म्लेच्छा और अछूत समझने के दिन से ही वह बीज बो दिया गया था। यानी प्राणनाथ कहते हैं कि जो वह हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हुआ है वह बंटवारा करके हमने अच्छा नहीं किया, और जो बीज हमने हिंदू मुसलमानों हिंदुस्तान यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ है वह बंटवारे का जो बीज हमने लगाया है उसका जो परिणाम होगा वह भी भुगतना होगा। और सरकारी नौकरियों को हिंदू और मुसलमान मानों की जो सांप्रदायिक अनुपात में बांटने दिया गया है, जो नौकरियों को भी बांट दिया गया है हिंदू और मुसलमानों में, और दोनों क्षेत्रों के चुनाव क्षेत्र भी अलग अलग बना दिए गए हैं। जो भी इसका फल लगाया है वे उसका जो भी बीज उसने विभाजन का किया है वह फल भी वैसा ही पाएगा, ऐसा वे कहते हैं। हिंदुओं को अछूत वर्ण यानी वह कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों को अलग करना, यह उनकी सबसे बड़ी बात यह थी कि हिंदुओं को या नीच समझना या गलत समझकर ही किया है अलग, अछूत समझकर। हिंदू को आप अछूत बनाकर भी दबा सकते हैं क्योंकि वह आपके धर्म से बंधा है। यानी जो हिंदू लोगों में हिंदू धर्म में भी कोई अछूत है फिर भी आप उसको दबा सकते हैं क्योंकि ये खुद के धर्म के होते हैं, और लेकिन मुसलमान तो उस धर्म से बंधा नहीं है, इसीलिए उसको अछूत समझकर अपमान करके निकाला दिया गया है।
डॉक्टर नाथ ने गहरी सांस ली, आंखें पल आ- आंखें पल भर झपकी और शायद यहाँ सोचकर कि तारा के लिए पाना कठिन है। यानी सब कुछ वो बोलने के बाद वो बोलना हुआ, लेकिन तारा के लिए बोलना कठिन था। मेज पर उंगलियों के बीच घूमते पेपरवेट पर नज़र टिकाए गहरे लगा, शिमला से मास्टर जी को सोनवा पत्र लिखा था। यानी वो कहते हैं कि मैंने शिमला को मास्टर से सोनवा के लिए पत्र लिखा था, उनका उत्तर मिला था, फिर मैं नहीं लिख सका। यानी वो फिर उस पत्र का उत्तर भी तारा के पिता ने दिया था, लेकिन मैं फिर लिख नहीं सका। 6 महीने व्यर्थ शिमला में पड़ा रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी में कुर्सियों के लिए अजीब पैतरे चल रहे थे। पंजाब ने मुझे केंद्र को सौंप दिया, केंद्र ने बंगाल भेज दिया। यानी वो कहते कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ही रहा, और फिर वह पंजाब यूनिवर्सिटी में कुर्सी के लिए, यानी वहाँ पर जो पद के लिए अलग अलग से जो दाव पेच चल रहे थे, और फिर वह पंजाब सरकार ने उसे केंद्र सरकार में भेज दिया, और केंद्र सरकार ने उसको बंगाल में भेज दिया। मुख्यमंत्री घोष बाबू गांधी जी की कल्पना के अनुसार विकास की योजना आरंभ करना चाहते थे। यानी जो मुख्यमंत्री जो थे घोष बाबू, वह गांधी जी के अनुसार योजना आरंभ करना चाहते थे। मुझे भी लगा कि इस काम में उपयोगी हो सकूंगा, यानी वह उस सरकार के कोई काम में उपयोगी मैं आऊँगा, ऐसा वो प्राणनाथ को लग रहा था। लेकिन वे विकास योजनाएं बंगाल का भाग्य हाथ में लिए ज़बरदस्त लोगों के स्वार्थ के अनुकूल नहीं थी। यानी जो लोगों के भलाई के लिए वह विकास योजनाएं नहीं थी। उन लोगों ने घोष को ही उखाड़ फेंका। नए चीफ मिनिस्टर का ख्याल था कि मैं घोष का आदमी था। यानी जो उन्होंने जो घोष था उसको ही निकाल कर सत्ता से दूर कर दिया, और फिर वो नया जो मिनिस्टर था, मंत्री था, उसका कहना था कि वह जो है घोष का आदमी था। उनके तरीके में खटकता था। बरस भर से यहाँ प्रोफेसर सालिस के साथ पंचवर्षीय योजना में काम में साथ दे रहा हूँ। यानी 5 वर्ष से मैं इस पंचवर्षिक जो योजनाएं होती है उसमें से मैं इसका काम देख रहा हूँ। तारा अब भी दोनों हाथों की उंगलियां आपस में झगड़े चुप और निश्चल थी। यानी तारा अब भी चुप थी, दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर वह चुप और निश्चल बैठी थी। प्रोफेसर ने पेपरवेट को जोर से घुमाते हुए पूछ लिया, मास्टर जी दिल्ली आ गए हैं पूरी भी? यानी वो प्रोफेसर ने पेपरवेट, यानी जो वो पेपर हवा से उड़ न जाए इसलिए उस पर रखते हुए जोर से घुमाते हुए कहते कि मास्टर जी आप दिल्ली आ गए और पूरी भी है। जालंधर तारा ने सूख गए कंठ से घुट भर कर कहानी तारा जो है पानी पी कर कहती है, तुम यहाँ ससुराल में होगी। नाथ ने अनुमान प्रकट किया। तारा ने इनकार में गर्दन हिलाई। नाथ कहते हैं कि तुम यहाँ ससुराल में होगी, और फिर तारा ने इनकार कर दिया, गर्दन हिलाई। अच्छा, तो तुम यहाँ नौकरी के कारण हो? खूब अच्छी जगह मिल गई, मैं सिलेक्शन में आ गई होगी। यानी वो कहता है कि तुम्हें यहाँ नौकरी मिल गई और तुम नौकरी के लिए रह गई हो, अच्छी जगह मिल गई है, ऐसा वे कहते हैं। और तारा ने गर्दन हिलाकर हामी भर फिर तारा ने गर्दन हिलाई और हामी भर दी। तुम्हें देखकर लाहौर याद आ गया। किससे गुल्ली बन्नू को पढ़ाने तुम हवेली में आती थी। यानी वह लाहौर की बातें उनको याद आने लगती है। वो कहती थी कि वहाँ किसके बन्नू को तुम पढ़ाने के लिए हवेली में आती थी। वे भी कैसे दिन थे। अंतिम बार तुम्हारे घर गया तो तुम विवाह के रंग बिरंगे गोटा लगे कपड़े में थी। यानी वो कहते कि प्रोफेसर, जब मैं आखिरी बार तुम्हारे घर गया था तब तुम विवाह की तैयारी में थे, और तुम्हारे घर शरीर पर रंग बिरंगे वस्त्र थे और तुम सज धजी थी। हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, बहुत छोटी सी लग रही थी। आप तो सफ़ेद कपड़ों में बिल्कुल सीरियस लेडी बन गई हो। यानी वो कहती कि जब मैंने तुम्हें विवाह के अवसर पर देखा था तब तुम शादी के जोड़े में थी, हाथों में मेहंदी थी, यानी एक दुल्हन बन गई थी, और तब तुम बहुत छोटी लगती थी, लेकिन आप जो सफ़ेद कपड़ों में एकदम वहाँ सीरियस लेडी यानी सचमुच कोई स्त्री बन गई हो, ऐसा लग रही हो। तारा ने आंखें उठाई, बहुत यत्न से फीकी सी मुस्कान चेहरे पर ला रखी, और फिर आंखें उठाई और फिर यत्न से यानी मुस्कुराने का प्रयत्न करने लगी। तुम्हारे ससुराल के लोग, तुम्हारा मियाँ नाथ मुस्कुराया कहाँ है? यानी वो नाथ कहते हैं कि तुम्हारा मियाँ यानी तुम्हारा पति कहाँ है, और ससुराल के लोग कहाँ हैं, ऐसा वह कहते हैं। ऐसा वे कहते हैं।
नाथ मौन रहा। कुछ पल सोचकर उसने फिर पूछ लिया, जालंधर में पूरी क्या कर रहा है? यानी वह नाथ कुछ पल मौन रहा और फिर पूछा कि जालंधर में पूरी आप क्या कर रहा है? अखबार। फिर तारा कहती कि अखबार? किस अखबार में? वो नाथ कहते किस अखबार में? और फिर तारा कहती कि नाजिर में। नाजिर उर्दू में होगा, कभी देखा नहीं, ठीक चल रहा है। तारा ने हामी भर दी। यानी वो कहता है कि नाजिर पत्र जो है उर्दू में होगा और मैंने कभी देखा नहीं है। ऐसा कहते कर कर वह फिर तारा हामी भरती है। नाथ ने कह दिया तुम भी तो कुछ बोलो, तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। तुम जानती हो मुझे तुम्हारे बारे में बहुत उत्सुकता है, अपनी सब बात बताओ। यानी वो नाथ साहब कहते हैं तारा से कि तुम भी कुछ कहो, मुझे तुम्हारे बारे में जानने की उत्सुकता है और तुमने तुम्हारे बारे में कुछ बताया नहीं। फिर तारा ने सूखे गले से घूंट निकल कर कहा, उसका गला जो है सूख गया था और वो फिर वह कुछ पानी पीकर वह कहने लगी। नाथ ने ध्यान से तारा के चेहरे की ओर देखा और उधर से नज़र हटाकर कहा इट इज़ ऑल राइट। यानी वह तारा की तरफ देख रहा है और फिर तारा से चेहरे से नज़र हटाकर कहता है कि इज़ ऑल राइट, यानी यह बिल्कुल सही है। टाइपराइटर की आवाज़ खूब जोर से बार बार कह रही थी, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। यानी वह टाइपराइटर की आवाज़ भी कह रही थी कि ऑल राइट, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अनाथ तारा को अपनी नज़र की असुविधा से बचाने के लिए कई क्षण तक दाईं ओर की दीवार पर आंखें टिकाए पेपर वेट को लट्टू की तरह घुमाता रहा और फिर कलाई पर घड़ी देखकर बोला। यानी जो नाथ जो साहब है वह तारा के चेहरे से नज़र हटाकर वह दीवार की तरफ देखने लगा और पेपर वेट को बहुत देर तक घुमाते रहा और फिर कलाई की घड़ी में समय देखा और बोला, 4:30 बजे है। इस समय तो मुझसे कुछ भी काम नहीं हो सकेगा। तुम्हें देखकर इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि ध्यान काम में नहीं लगेगा। यानी वो कहता है कि 4:30 है और इस समय मेरी अवस्था काम करने के लिए अच्छी नहीं है और तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूँ और काम में मेरा अब ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, ऐसा वह कहता है। तारा ने कृपा और सांत्वना की छाया पाकर गर्दन झुका ली और कृतज्ञता में मुस्कुरा दी। यानी तारा वह कृतज्ञ सुना और सांत्वना दी और फिर गर्दन झुकाकर कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त किया और मुस्कुरा दी। कल 10:30 11 आ जाना, तभी काम कर सकेंगे, आ सकोगी, असुविधा तो नहीं होगी। यानी नाथ जी कहते हैं कि कल 10:30 या 11 बजे तुम आना, कल ही कुछ काम करेंगे, अभी कुछ नहीं, असुविधा होगी तो कह देना। नहीं, कोई असुविधा नहीं होगी, तारा ने विश्वास दिलाया। यानी तारा कहती कि कल आने में मुझे कोई असुविधा नहीं होगी ऐसा कहती है। नाथ ने चपरासी को बुलाने की घंटी की ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा, चाय मंगाओ? यानी नाथ ने चपरासी को बुलाते हुए जो घंटी बजाते वहाँ बजाते हुए कहा कि चाय बुलाओ, इच्छा हो तो मंगवा लीजिए। यानी तारा कहती कि इच्छा हो तो मंगवा लीजिए। नाथ ने पूछ लिया, तुम इस समय अपने दफ्तर ज़रूर जाना चाहती हो? बहुत ज़रूरी तो नहीं है। यानी वो कहता है, नाथ जी तुम इस समय अपने दफ्तर जाना चाहती हो लेकिन यह बहुत ज़रूरी तो नहीं है। तारा कहती है, तो हम लोग कहीं बाहर चाय पिए, कुछ देर बातचीत होगी, कितने दिन बाद मिले हैं। यानी वो कहते हैं कि नाथ जी तो दफ्तर जाना नहीं है तो हम कुछ बाहर जाकर ही चाय पी लेंगे और कुछ बातचीत भी होंगी, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तकरीबन 4 बरस बाद पर जान पड़ता है कि बीच के समय में प्रलय गुजर गई है। यानी वो कहते हैं कि हम तकरीबन 4 साल के बाद मिल रहे हैं और 4 साल के बीच में बहुत बड़ा जो प्रलय है, बहुत बड़ी भयंकर हानि जो है वह हो गई है, वहाँ कुछ बातचीत होगी। तारा ने गर्दन झुकाकर हामी भरी। यानी तारा ने गर्दन झुकाई और हाँ में सिर हिलाया क्योंकि वह बात करने के लिए। और नाथ ने मेज पर पड़ी फाइलों को समेटकर घंटी बजाई। चपरासी के भीतर आने पर आदेश दे दिया, यह फाइलें मकान ले जाओ, तुम बस से चले जाना, हम 7-8 बजे तक आएंगे। हाँ मेम साहब की यह फाइलें इनके चपरासी को दे दो। यानी वह कहते हैं चपरासी को बुलाकर, यह फाइलें समेट कर घर ले चलो और तुम बस से चले जाना, हम थोड़े बाहर जाते हैं और मेम साहब की जो फाइल है वह भी चपरासी को उनके चपरासी को दे दो, ऐसा कहा। गाड़ी में भी नाथ ही बोलता रहा। यानी गाड़ी में बैठने के बाद नाथ ही ज़्यादा बोलता रहा। मुझे बहुत दूर अलीपुर रोड पर फ्लैग स्टॉप से
आगे जगह मिली है। यानी वो कहती कि नाथ साहब, मुझे यहाँ से अलीपुर रोड पर बहुत दूर ये जगह मिली है, यानी मकान मिला है। आने जाने में 12 मील का चक्कर हो जाता है। यानी वो नाथ कहता है कि आने जाने में 12 मील का सफ़र हो जाता है। कन्नाड़ प्लेस में नाथ भीड़ से बचने के ख्याल से तारा को रॉयल में ले गए। यानी वो कन्नाड़ प्लेस में बहुत भीड़ थी और उस भीड़ से बचने के लिए वह तारा को जो रॉयल नामक जो रेस्टोरेंट है वहाँ ले गया। तारा ने सोचा कुछ तो वह भी बोले। उसने इंस्पेक्टर भानुदत्त की घटना ब्यौरे से सुना दी। यानी वह तारा कहती है कि वह भी कुछ बोले, इसलिए उसने जो भी वह घटना हुई थी भानुदत्त की वह बताना शुरू कर दी। 7 बजे नाथ ने तारा को उसके मकान के सामने पहुंचा दिया। यानी 7 बजे नाथ ने तारा को उसके मकान के सामने पहुंचा दिया। तारा ने अनुरोध किया, उधर आइए 2-4 मिनट बैठिए। यानी तारा ने घर आइए 2-4 मिनट बैठिए ऐसा कहा। आज नहीं फिर कभी आऊँगा। यानी नाथ कहती कि आज नहीं आऊँगा फिर कभी। पचकुहिया रोड पर पूरनदेई तारा की बुआ और सीता उसकी बहन के रूप में उसके साथ रहती थी। यानी वह वहाँ उस मकान में तारा के साथ सीता और उसकी बुआ जो है सीता उसकी बहन और उसकी बुआ के रूप में उसकी माँ पूरनदेई रहती थी। पूरनदेई का पुराना काला रेशमी लहंगा तारा को तार हो गया। यानी वह देखते देखती रह गई। नया लहंगा मंगवाने की समस्या थी। लाहौर अमृतसर की प्रथा के अनुसार मध्यवित्त श्रेणी चाहे उच्च हो या निम्न की स्त्रियों से सम्मान का आवरण काला रेशमी लहंगा ही था, परंतु दिल्ली आकर प्रौढ़ पंजाब ने भी लहंगा छोड़कर साड़ी धोती पहनने लगी थी। यानी वह उसका पूरनदेई का जो लहंगा था वह फट गया था, पुराना हो गया था, तो वह उसको एक नया लहंगा भी चाहिए था। और वह लाहौर और अमृतसर की जो पुराने रीति रिवाजों के अनुसार वह एक लहंगा भी पहनती थी, काला रेशम का लहंगा। लेकिन अब दिल्ली आने के बाद वहाँ भी स्त्रियाँ लहंगा छोड़कर साड़ी या धोती पहनने लगी थी। तारा और सीता ने पूरनदेई को राय दी, काले लहंगे की मनहूसियत में क्या रखा है। यानी तारा और सीता ने पूरनदेई से कहा कि उस काले लहंगे में क्या रखा है, तुम साड़ी पहनो ऐसा कह रही है। तुम भी सब लोगों की तरह धोती पेटीकोट पहनो या सलवारें सिलवा दो। यानी कुछ तुम भी सभी की तरह धोती पहनो या साड़ी पहनो या पेटीकोट सिलवा दो या सिलवार। पूरनदेई का काला लहंगा छूटा तो राख का कोयला घोलकर रंगा दुपट्टा चादरी भी छूट गई। यानी सब कुछ, वह लहंगा छूट गया, जो दुपट्टा सब कुछ छूट गया। तारा की स्थिति के विचार से उसे बाहर भीतर आते जाते समय साफ कपड़े पहनने का ख्याल रहता था। यानी तारा की स्थिति जो थी उसके समय आते समय जो साफ सुथरे कपड़े पहनना था। तारा ने कह सुनकर फरवरी से सूचना विभाग में सीता को हिंदी स्टेनो की नौकरी दिलवा दी थी। यानी तारा ने कहा कर ऑफिस में वहाँ पर सूचना विभाग में सीता को हिंदी स्टेनोग्राफर की नौकरी दिलवा दी थी। सीता भत्ता मिलकर 125 रुपये पाने लगी थी। यानी सीता को 125 रुपये तनख्वाह मिलती थी। सीता पहली तनख्वाह लाई तो उसने उमंग से नए कपड़े सिलवाए। आप कपड़े भड़कीले साड़ी और केप के नहीं, सोफियाना हल्के रंग की पापलिन और लट्टा ही खरीदा था। यानी सीता ने भी पहली तनख्वाह आई तो एक अच्छे कपड़े खरीदे, नकली टेबी की पिलपिटी 2 साड़ियाँ भी ले ली। यानी जो नई साड़ियाँ भी ले ली। तारा के प्रभाव में सीता की पसंद भी कुछ बदल गई थी। सीता ने अपनी तनख्वाह में माँ के लिए भी एक धोती जोड़ा खरीदना चाहा। यानी वह सीता जो है तारा के साथ रहकर उसका भी रहन सहन में परिवर्तन हुआ था, तो उसने उसमें से खुद को कपड़े खरीदते हुए माँ के लिए भी एक जोड़ी धोती खरीद ली थी। पूरनदेई ने स्नेह से विरोध किया कैसी बात मुंह में लाती है महाराज जी, ऐसा पाप न कराए कि बेटी की कमाई खाऊं पहनूं। मैंने तो कठिन समय में भी तेरी कमाई का पैसा नहीं छुआ। अरे वह उसकी माँ पूरनदेई कहती है कि महाराज जी का यानी भगवान का मुझे पाप लगेगा कि मैं बेटी की कमाई पर पहनूं या खाऊं, और मैंने कठिन परिस्थिति में भी तेरी कमाई का पैसा नहीं छुआ ऐसा कहती है। महाराज करे तुझे इज्जत से तेरे घर विदा कर दूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी वो कहती है कि महाराज यानी जो सिख के जो गुरु थे वह महाराज तुझ पर ही कृपा करे और तुझे इज्जत से तेरे घर यानी शादी हो जाने के बाद विदा करे, ऐसा वह कहती है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूरनदेई लड़की को
सवा की सरकारी नौकरी मिल जाने का गर्व में दबा नहीं पा रही थी। यानी पूरनदेवी जो 125 यानी 125 रुपये जो तनख्वाह पर की नौकरी मिली थी, उसका जो उत्साह था, गर्व हो रहा था, वह पूरनदेवी को संभाला नहीं जा रहा था। पड़ोस की गुरादेवी और ताई के यहाँ भी जाकर सुना आई, देखो लड़की कैसे बातें करती है। यानी वहाँ जो पड़ोस की गुरादेवी और ताई है, उसको जाकर बता आई थी। तारा ने सोचा, मैंने धोती जोड़ा दुपट्टा ला कर दिया था, तब तो बुआ ने ऐसा नहीं कहा था। यानी तारा सोच रही थी कि मैंने जब धोती और दुपट्टा ला कर दिया था, तब तो बुआ ने ऐसा नहीं कहा था। सीता पेट की लड़की है, इसलिए उसकी कमाई नहीं छू सकती, या पैसा बचाने का बहाना है। यानी सीता जो है उसके पेट से जन्मी हुई लड़की है, इसलिए वह उसकी कमाई नहीं छू सकती, या पैसा बचाने का बहाना है। याद आया भोला पांडे की गली में पूरनदेवी के लिए लोग क्या क्या करते थे, मर जाए बेहया। यानी वह उसको याद आया कि जो भोला पांडे लाहौर की बातें याद आई, जो पूरनदेवी के लिए लोग क्या क्या करते थे, और मर जाइए वह बेहया। परमेश्वर ने यह हालत कर दी है, फिर भी इसका रबड़ी बर्फी का शौक नहीं गया। यानी वह ईश्वर ने यह स्थिति लाकर दी है, फिर भी उसका रबड़ी और बर्फी का जो शौक है वह नहीं गया। छिपा छिपा कर घसीटे से दोने लेती है, लड़की का बेड़ा नरक करेगी। तारा ने सोचा, वह पाप नहीं था, बेटी की तनख्वाह खर्च करना पाप होगा। जिस बात के लिए आलोचना की आशंका हो वही पाप है। यानी वो कहती कि बेटी की वह कुछ नहीं होगा, जिस बात की आशंका है, यानी हमारे मन में किसी बात की या किसी विचार की आशंका है, वही हमारे लिए पाप है, ऐसा वह तारा कहती है। पूरनदेवी के अच्छे दिन आ गए थे, उसने खर्च की तंगी नहीं थी, फिर भी उसने होजियरी फैक्ट्री से संबंध नहीं तोड़ लिया था। यानी वह पूरनदेवी के अच्छे दिन आए थे, और वह उसके बेटी की उसकी जो भी तंगी थी वह दूर हो गई थी, फिर भी जो होजियरी फैक्ट्री से संबंध नहीं तोड़ा था, फिर भी वो वहाँ करो मोजे का काम जो था वह कर रही थी। अब भी एड़िए और पंजे सीने के लिए मोजे ले आती थी, यानी अभी भी वह मोजे का काम जारी था, परंतु अब यह धंधा लोगों की नज़रों से बचकर करती थी। यानी अभी जो वह मोजे का जो धंधा है वह लोगों की नज़रों से बचकर करे। वह अब अफसर लड़की की बुआ थी, उसकी लड़की भी सम्मानित सरकारी नौकरी पर थी। रात के भोजन के बाद सीता की भी कुछ समय के लिए साथ काम में लगा लेती। यानी वह अब एक अफसर लड़की की बुआ थी, यानी तारा की बुआ थी, और एक सरकारी नौकरी पर उसकी लड़की थी, तो उस माँ थी। और फिर भोजन हो जाने के बाद रात के समय में काम के लिए वो सीता की भी मदद लेती थी। तारा ने भी कई बार कहा, बुआ छोड़ो इस झगड़े को क्यों परेशान होती हो। तारा ने भी कहा कि छोड़ो इन बातों को, क्यों परेशान होती हो, तुम्हारे लिए घर और रसोई का काम क्या कम है, अब तुम्हारे आराम करने के दिन हैं, राम का नाम लिया करो। एंड तारा कहती कि तुम जो रसोई का काम करती हो यही तुम्हारे लिए बहुत है, तुम वह करके आराम करो, और राम का यानी भगवान राम का नाम लिया करो, यानी ईश्वर भगवान का नाम लिया करो। पूरनदेवी ने लाड से उत्तर दिया, धिये झगड़ा क्या है, बलिहारी तू तंदुरुस्त रहे, मुझे काम ही क्या है। यानी वह पूरनदेवी कहती है कि झगड़ा क्या है, बलिहारी यानी ईश्वर तुझको तंदुरुस्त रखे, तू तंदुरुस्त रहे, और मुझे काम ही क्या है। राम नाम के लिए तो भगवान ने जीवा दी है, यानी राम नाम की जपने के लिए ईश्वर का नाम लेने के लिए भगवान ने जुबान दी है, जीवा दी है, ऐसा कहती है। हाथ पांव चलते रहे तभी इंसान ठीक रहता है, ज़रा दिल की बहलता है तो जानती है लड़की भी सियानी हो रही है, इसे विदा करने के लिए भी 4 पैसे चाहिए। यानी वह कहती है कि हाथ पांव चलाते रहने से या काम करने से ही इंसान का जो शरीर है वह स्वस्थ रहता है, और वह कहती है कि ज़रा दिल बहलाता है, यानी काम करने से जो दिल को ज़रा बहलाव मिलता है, या चिंता से मुक्ति मिल जाती है, और एक अच्छा लगता है, मन काम में रम जाता है। और तू जानती है लड़की अभी सियानी हो रही है, यानी लड़कियाँ बड़ी हो रही है, उसकी शादी के लिए भी 4 पैसे जमा करने चाहिए, ऐसा वो कहती है। मुझे और किसका भरोसा है, मेरे लिए तो तू ही बेटा है, बहन के लिए तुझे ही फिक्र करनी है। यानी वो कहती है तारा को कि मेरे लिए तू ही बेटा है, बहन के लिए तुझे ही फिक्र करनी है, तारा को कहती है। तारा के पड़ोस के फ्लैट में लाहौर की पुरानी अनारकली के दूली चंद तलवार रहते थे। यानी वह
तारा जहाँ पर रहती थी उसी पड़ोस में लाहौर के अनारकली के दूलीचंद नामक तलवार रहते थे। लाहौर में वे ज़मीनों और मकानों की दलाली करते थे। यानी लाहौर में वो मकानों और ज़मीनों की दलाली करते। दलाली करना यानी जो एक कमीशन लेकर बेच कर देना। उन्हें दिल्ली आ जाना बहुत फला था। यानी दिल्ली आने पर भी वह बहुत अच्छे खासे थे। आते ही उन्होंने मथुरा रोड पर 4 आने गज के मोल में कुछ खेती ही और कुछ ऊसर धरती खरीद ली थी। यानी वह दिल्ली में आने के बाद ही उसने कुछ खेत और कुछ ज़मीन खरीद ली थी खाली। धरती में सड़कों और गलियों की दाग दबेल डालकर प्लाट बना कर बेच रहे थे। यानी धरती पर जगह खरीद कर उस पर कुछ वह ये करके प्लॉट बेच रहे थे। सन 50-31 में उनकी धरती 8-10 रुपये गज बिक रही थी। यानी जो सन 1950-1951 में उनकी जो धरती है 8-10 रुपये गज बिक रही थी। उन्होंने कमला नगर में 2 बिल्डिंगें बना ली थी। यानी कमला नगर में भी उन्होंने 2 बिल्डिंगें बनवा ली थी। मकानों और दुकानों का किराया 1300-1400 ले रहे थे। यानी जो मकान और दुकान का जो किराए पर दिए थे उसको 1300-1400 रुपये किराया आता था। 100-125 का रुपये मासिक किराए के फ्लैट में गुजारा कर रहे थे। यानी 100 जो यानी वह खुद जो है 125 रुपये किराया देकर दूसरे मकान में रह रहे हैं। एक बुलेरो गाड़ी खरीद ली थी। उनका एक लड़का पिता के साथ कारोबार कर रहा था। यानी एक गाड़ी भी खरीद ली थी और उनका एक लड़का जो था वह पिता के साथ कारोबार कर रहा था। दूलीचंद अपनी दोनों लड़कियों के विवाह कर चुके थे। दूलीचंद ने दोनों लड़कियों के विवाह भी कर चुके थे। आयु 58 के लगभग थी। चेहरे पर तेज था। सब लोग उन्हें लाला जी या ताया जी कहते थे। यानी उसकी जो आयु थी वह आयु दूलीचंद की 58 वर्ष थी। 58 वर्ष के आसपास थी। फिर भी चेहरे पर तेज था और सभी लोग उसको लाला जी या ताया जी कहते थे। इसी संबंध से उनके 2 लड़कों की माता मूल्य भर की ताई कहलाती। यानी उसकी जो स्त्री है या उसकी जो पत्नी है लाला जी को उसके दूलीचंद को लाला जी या ताया जी कहते थे। तो उसी संबंध से उसकी पत्नी को पूरे मोहल्ले के लोग ताई जी या चाची जी कहते थे। ताई पड़ोस के नाते स्वयं ही तारा की संरक्षक बन गई थी। यानी ताई जो है पड़ोस के नाते तारा की संरक्षक बन गई थी। उनके घर में बहुत ही नौकर था। ताई को पड़ोसियों के यहाँ देखभाल करने और परामर्श देते रहने के लिए काफ़ी समय था। यानी उनके घर में काम करने के लिए बहुत ही नौकर था। तो वह ताई जो थी उसको पड़ोस के घर में परामर्श देना या बातें करने के लिए समय ही समय था। पूरनदेई के घर में मर्द कोई नहीं था और दो तंगड़ जवान लड़कियां थी। यानी पूरनदेई के घर में पुरुष कोई नहीं था। दोनों वह जो जवान लड़कियां थी। ताई उनका ख्याल रखना आवश्यक समझती थी। ताई जो है उन लड़कियों का ख्याल रखना आवश्यक समझती। बैठती तो पड़ोस के लोगों के कुतूहल की चर्चा करती और शोर दबाकर पूरनदेई से तारा और सीता के विवाह के विषय में पूछताछ करके राय देने लगती। यानी वो पूरनदेई से बात करती थी तो वह तारा और सीता के विवाह से बारे में राय पूछती थी। तारा ने पूरनदेई को आरंभ में ही सख्त ताकीद कर दी थी कि उसके घर बार विवाह और आग की दुर्घटना की चर्चा किसी से करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी तारा ने पहले से ही सख्त मना कर दिया था कि पहले की विवाह और आग की दुर्घटना से किसी की चर्चा न कर जाए। ताई तारा की बहुत सराहना करती थी इसलिए उसकी चिंता भी उन्हें अधिक थी। यानी ताई जो है तारा की सराहना करती थी, प्रशंसा करती थी, इसलिए उसकी चिंता अधिक थी। कहने लगती, छोटी का क्या है, आजकल 20-22 की उम्र अधिक नहीं समझी जाती। यानी वो कहती कि छोटी यानी सीता जो है उसकी उम्र 20-22 है और वह कुछ ज़्यादा नहीं समझी जाती। अपनी छोटी का ब्याह मैंने 20 की आयु में किया था। यानी उसकी ताई की छोटी लड़की का विवाह उसने 20 वर्ष की उम्र में किया था। उसने कॉलेज से BA पास कर लिया था। बहना लड़की को ज़्यादा पढ़ा दो तो उसके लिए वर ढूंढना और मुश्किल हो जाता है। यानी वो कहती है कि लड़की को यदि ज़्यादा पढ़ा लिखा जाए तो उसके लिए वर ढूंढना यानी पढ़ा लिखा पति ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। ये बात सच भी है। यदि पढ़ी लिखी लड़की हो, ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो उसके लिए जो पति है वह भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी वह कुछ दोनों का मेल है बन सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। क्योंकि पढ़े लिखे इंसान का रवैया बोलचाल अलग होता है और जो अनपढ़ है, थोड़ा कम
कम पढ़ा लिखा है उसका बोलने का रहने का वही अलग होता है। मैं ही जानती हूँ मेरी छोटी के लिए लड़का ढूंढने में कितनी परेशानी हुई थी। यानी वो उसकी छोटी लड़की बीए पास की थी और पढ़ी लिखी लड़की के लिए पढ़ा लिखा पति ढूंढना कितना मुश्किल है वह मैं जानती हूँ। अब यह बीए एमए अफसर है तो इसके लिए बीए बीए एमए से बड़ा ही चाहिए। यानी ये कहती कि आप जो है यह बीए एमए अफसर है तो इसके लिए जो बीए एमए से बड़ा बड़ा ही लड़का चाहिए। खुद 800-900 की अफसर है तो इसके लिए कोई 1,500-2 हज़ार का अफसर ही होना चाहिए। यानी वो तारा के बारे में कह रही है कि वह ये तो खुद 800-900 रुपये तनख्वाह पाती है तो इसके लिए कोई 1,500-2 हज़ार रुपये तनख्वाह पाए या सैलरी ले इतना बड़ा अफसर ही चाहिए। बना लड़की का क्या, ब्याह आसान काम नहीं है। यानी वो कहती कि लड़की का क्या है लेकिन विवाह करना आसान काम नहीं है। लड़की इतनी बड़ी अफसर है पर गाय जैसी सीधी है बेचारी। क्या मीठा बोल है। बोलती है तो 100 बार जी कहती है, मुँह से फूल झड़ते हैं। इसके लिए परमेश्वर जी कोई ऐसा ही भेजेंगे। यानी वो कहती है कि तारा के बारे में लड़की जो है गाय है, कितनी सीधी सी भोली भाली है। बोलती है तो उसके ज़ुबान से 100 बार जी यानी आदर से बोलती है, सम्मान से बोलती है। ईश्वर ने भी इसके जैसा ही कोई अच्छा भला लड़का भेजेंगे ऐसा वे कहती है। ताई अपने भतीजे की चर्चा करने लगती। यानी ताई जो है उसके भतीजे की चर्चा करने लगती। उसके भाई का छोटा लड़का जंगलात के महकमे में अफसर है। यानी उसके भाई का जो लड़का है जंगलात के मोहल्ले में अफसर है। तनख्वाह 1,000 ही है पर आमदनी ईश्वर की दी हुई बहुत। यानी वो तो उसकी तनख्वाह 1,000 रुपये है लेकिन जो उसकी जो आमदनी है वह बहुत कुछ है। सरकारी सवारी 6 नौकर, बड़ा लड़का रेलवाई में अफसर है। यानी वो उसके यहाँ नौकर चाकर है और उसका जो बड़ा लड़का है वो रेल विभाग में अफसर है। 500 तनख्वाह है पर आमदनी उसकी भी अच्छी है। यानी 500 रुपये तनख्वाह आती है लेकिन आमदनी अच्छी खासी है। छोटे का 8 बरस का एक लड़का है, देहरादून में अंग्रेजी स्कूल में बोर्डिंग में पढ़ता है। यानी जो छोटा जो है उसका लड़का 8 साल का है और उसका लड़का देहरादून में अंग्रेजी स्कूल में बोर्डिंग में पढ़ता है। बहू बेचारी दूसरे बच्चे के समय दिल की बीमारी से मर गई। यानी जो उसकी जो बहू है वह जिस लड़के के बारे में बात कर ली उसकी जो पत्नी है वह दूसरे बच्चे यानी दूसरी बार वो प्रेग्नेंट थी और दूसरा बच्चा होने के समय में दिल के दौरे से वह मर गई। बेचारे की उम्र कुछ भी नहीं, यानी बेचारे की उस लड़की की उम्र कुछ भी नहीं है। 30-35-33 की होगी। यानी 30-35 या 30-33 के आसपास होगी। रिश्ते तो बीसियों आते हैं पर वह कहता है छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करेगा। यानी वह उसके लिए रिश्ते बहुत से आते हैं लेकिन वह लड़का कहता है कि छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करूँगा। लड़की अच्छी समझदार पढ़ी लिखी हो, उसकी पोजीशन हो, घर में बड़े बड़े अफसर डिप्टी कमिश्नर मजिस्ट्रेट आकर ठहरते हैं। आदमी तो इतने अच्छे हैं। यानी वो कहता है कि मेरे घर में जो लड़की है वह पढ़ी लिखी हो, वो समझदार हो, यानी कि अच्छी खासी हो। मेरे घर में वो अच्छी पोजीशन के जो कमिश्नर आते हैं, ऑफिसर आते हैं तो उसके साथ बातचीत करने की या रहने की तमीज़ भी हो। ताई यह सब चर्चा तारा के सामने भी करती रहती। वह पूरनदेही से संकेत पाने की प्रतीक्षा में रहती। यानी वह सब कुछ वो चर्चा है तारा के सामने भी करती थी और पूरनदेही से प्रतीक्षा, यानी वो तारा का विवाह उस लड़के से करना चाहती थी। सीता अपने कटु अनुभव और तारा के प्रभाव से बहुत संभल गई थी परंतु तारा की सूक्ष्म दृष्टि से भाप लिया था कि उस लड़की संयम के बंधनों में फिर आकुलाने लगी थी। यानी वह सीता जो है वह तारा के साथ रहकर वह बदल गई थी लेकिन उसके परंतु तारा जो है उसकी दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से वह सीता को भाप गई थी, सीता की पहचान गई थी। लड़की संयम के बंधनों में फिर आकुलाने लगी थी। यानी फिर भी वह पूर्ववत जो स्थिति थी उसके बंधनों में वह आने लगी थी। रेडियो पर सुने प्रेम और विरह के गीत उसे याद हो जाते थे। यानी वह सीता को रेडियो पर सुने प्रेम और प्रेम में जो विरह होता है, विरह यानी जुदाई होती है, उसके गीत वह सुनती थी। गला उसका सुरीला था, कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती। यानी गला जो था उसका सुरीला था और वह अच्छा था और वह कुछ न कुछ गुनगुनाती
थी। किसी की खाक में मिलती जवानी देखते जाना, यानी वह किसी की खाक में मिलती जवानी मिल जाना, यानी किसी की बर्बाद हुई जवानी देखते जाना, ऐसा यह गीत। नाले नाले लंबी किसी की खाक में मिलती जवान देखते जाना, नाले लंबी ते नाले काली है वे चना रात जुदाइया वाली, यानी वो किसी की बर्बाद होती हुई जवानी देखते जाना और जो भी है वह रात रात जुदाई वाली देखते जाना। मातुर नरोत्तम या दूसरे मर्दों के आने पर पूरनदेवी चाय शरबत सीता के हाथ बैठक में भिजवा देती थी, परंतु सीता का वहाँ बैठे रहना उसे पसंद नहीं था। यानी जो मातुर या नरोत्तम कोई आए तारा से मिलने तो वह पूरनदेवी चाय शरबत या जो भी नाश्ता है वह सीता के हाथों भिजवा देती थी बैठक में। तारा एक तो अफसर दूसरे गंभीर और समझदार भी थी। यानी तारा एक अफसर भी थी और दूसरे जो है एक वह गंभीर और समझदार भी थी। सीता को वह यानी सीता को वह अल्लड़पन ही समझती थी। पूरनदेवी यह भूल जाती थी कि सीता दफ्तर में दिन भर जवान मर्दों में ही रहती थी। यानी पूरनदेवी भूल जाती थी सीता जो है दिन भर काम करते हुए एक जवान मर्दों के बीच में ही बैठी रहती है, काम करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।